नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। आधे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये प्रश्न बनाए हैं। क्योंकि इस बार बोर्ड पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, तो उस पेपर पैटर्न के अनुसार आपके पेपर में, बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए कि चैप्टर में से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने पूरे बनाने की कोशिश की है। और इससे बाहर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड पेपर में नहीं मिलेगा। जब आप बोर्ड का पेपर खोलेंगे तो इसमें से 100% आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके आंसर्स को देखिए। इसमें आंसर्स भी दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है, यानी कितने प्रतिशत होती है। तो बच्चों, मृदा में खनिज पदार्थ का जो प्रतिशत होता है वो 45% होता है। सी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जल, ऑक्सीजन की उपलब्धता, आवश्यक खाद्य तत्व, ये सभी के सभी जो होते हैं ये पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है बच्चों, मृदा में ठोस भाग कितने प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर है बच्चों 50% ठोस भाग होता है और 50% जो होता है वो रंध्रावकाश पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मृदा में ऊपरी परत से पैतृक पदार्थ तक की मृदा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है अवमृदा कहा जाता है, क्योंकि पैतृक पदार्थ तक जो मृदा का स्तर होता है वो अवमृदा कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, पृष्ठ मृदा की गहराई होती है। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं पृष्ठ मृदा की, तो ये 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक की गहराई होती है। इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है बच्चों, मृदा परिच्छेदिका में कौन सा संस्तर चट्टान कहलाता है। यानी आर जो संस्तर होता है वो चट्टान से बना होता है, इसलिए वो चट्टान का संस्तर कहलाता है। अगला प्रश्न है, मृदा के आयतनात्मक संगठन में कितने प्रतिशत मृदा वायु होती है। तो बच्चों इसका आंसर है 25% मृदा वायु होती है और 25% ही मृदा जल पाया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो मृदा का जो अध्ययन किया जाता है वो पेडोलॉजी और मृदा शास्त्र दोनों के अंदर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। दोनों ए तथा बी जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से मृदा संस्तर को संचयन संस्तर भी कहते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों B2 को। B2 संस्तर जो होता है उसको संचयन संस्तर भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चों, मृदा के लिए सही कथन है। प्राकृतिक पिंड है, जीवित पिंड है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है या उपरोक्त सभी। तो बच्चों उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा कि मृदा जो है एक प्राकृतिक पिंड भी है, जीवित पिंड भी है, क्योंकि इसमें कई सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्योंकि ये अपना विकास करते हैं, और उपरोक्त सभी इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा संस्तर मृदा परिच्छेदिका में नहीं पाया जाता। ए संस्तर भी होता है, बी भी होता है, आर भी होता है, लेकिन डी संस्तर नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है 12, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे की तरफ संस्तरों का क्रम क्या होगा। तो बच्चों इसमें देखो इसका आंसर सी होगा कि जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं मृदा परिच्छेदिका में, तो सबसे ऊपर ओ संस्तर होता है, उसके नीचे ए होता है, फिर बी, फिर सी और सबसे नीचे आर होता है जो चट्टान से बना होता है। तो इसका आंसर सी होगा बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, खनिज पदार्थ में जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। तो बच्चों खनिज पदार्थ में जीवांश पदार्थ की जो मात्रा होगी वो होगी 0.1 से 5% तक। इसका आंसर सी होगा। विशेष ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर देखें। अगला प्रश्न है, विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है। तो विच्छेदन के लिए जो उपयुक्त तापक्रम होता है बच्चों वो होता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। डी आंसर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। तो ये होता है 4 से 9:1। ए आंसर है इसका बच्चों। अगला प्रश्न है, फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच होता है, यानी कितना पीएच होता है फंजाई के लिए। इसका पीएच मान होता है, आंसर ए है, 4 से 5 के मध्य पीएच पाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाती है, तो उसे नाइट्रीकरण कहते हैं। ए आंसर।
18वां प्रश्न है ह्यूमस की रासायनिक प्रकृति होती है। ह्यूमस जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। आंसर ए है इसका बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जीवाश्म पदार्थों से मुख्यतः कौन से तत्व प्राप्त होते हैं। इसका आंसर ए है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जीवाश्म पदार्थ में हेमीसेलुलोज की प्रतिशत मात्रा होती है। 20 से 50% हेमीसेलुलोज पाया जाता है। आंसर बी। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर 21, निम्न में से सबसे धीरे विच्छेदित होने वाला पदार्थ है। क्रूड प्रोटीन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज या लिग्निन। तो बच्चों इसमें से सबसे धीरे जो विच्छेदित होता है वो होता है लिग्निन, सबसे धीरे होता है। अगला प्रश्न है विच्छेदन के लिए उपयुक्त नमी की मात्रा मृदा जल धारण क्षमता की लगभग होनी चाहिए। तो इसका आंसर डी है बच्चों, 60 से 80% तक नमी की मात्रा होनी चाहिए विच्छेदन के लिए मृदा में। अगला प्रश्न है जीवांश पदार्थ में न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है, यानी सबसे कम मात्रा किसकी होती है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या लोहा। तो लोहे की मात्रा सबसे कम होती है। डी आंसर। प्रश्न नंबर 24 है जीवांश पदार्थ में लिग्निन की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो बच्चों लिग्निन की अगर मात्रा पूछी है तो ये होती है 10 से 30%। डी आंसर। अगला प्रश्न है पादप अवशेषों के यौगिकों के विच्छेदन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो बच्चों CO2 गैस निकलती है। इसका आंसर सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। 10:1 होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। जीवांश पदार्थ में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है। 1 से 15% प्रोटीन पाई जाती है जीवांश पदार्थ में। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 28, निम्न में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला वातजीवी असहजीवी, देखो एक तो पूछा है वातजीवी होना चाहिए और असहजीवी जीवाणु कौन सा है। तो इसका आंसर है बच्चों एजेटोबैक्टर जो होता है वो वातजीवी होता है और असहजीवी जीवाणु है, जबकि क्लोस्ट्रीडियम जो होता है वो अवातजीवी असहजीवी जीवाणु होता है, जबकि राइजोबियम जो है वो सहजीवी जीवाणु होता है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला अवातजीवी असहजीवी जीवाणु, देखो अगले प्रश्न में पूछ लिया गया उसी बात को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लोस्ट्रीडियम जो होता है अवातजीवी असहजीवी जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर 30, मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रोटीन तथा नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को एमिनो यौगिक यानी एमिनो अम्ल में बदलना कहलाता है। नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, अमीनीकरण या कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों अमीनीकरण, यानी एमिनो यौगिकों में बदलना अमीनीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 31 है pH शब्द किसने दिया। सीधा सा आंसर सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है pH स्केल से pH मापने की सीमा कितनी होती है, यानी कितनी रेंज तक अपन pH मान माप सकते हैं। तो इसका आंसर है 0 से 14 तक का pH मान हम ज्ञात कर सकते हैं pH स्केल के द्वारा। अगला प्रश्न बच्चों 33, मृदा का उभय प्रतिरोधन किसके परिवर्तन में प्रतिरोध दर्शाता है। तो इसका आंसर है बच्चों pH के परिवर्तन में वो प्रतिरोध दर्शाता है। आंसर बी है। अगला प्रश्न है pH तथा pOH का योग सदैव होता है। तो इसका मान सदैव 14 होता है, दोनों का योग जब होता है। अगला प्रश्न है pH में P का क्या अभिप्राय है। तो बच्चों इसका अर्थ होता है पोटेंज यानी पावर। P का अर्थ होता है पोटेंज। अगला प्रश्न है आसूत जल का pH कितना होता है। 7 होता है। अगला प्रश्न है अधिकांश सूक्ष्म जीव किस तरह की मृदा में सक्रिय रहते हैं। इसका आंसर है बच्चों सी। उदासीन या हल्की क्षारीय मृदा में अधिकांश सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सक्रिय रहते हैं। प्रश्न नंबर 38 है अम्लीय मृदाओं में जैव पदार्थों का विघटन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। अम्लीय मृदा अगर पूछा है बच्चों तो इसका आंसर होगा फंजाई द्वारा। आंसर सी है इसका। अगला प्रश्न है जई में ग्रे फ्लैक रोग किसकी कमी से होता है। ये होता है मैग्नीज की कमी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है घासें किस तरह की मृदा के लिए प्रतिरोधी हैं। वो अम्लीय मृदा के लिए हमेशा प्रतिरोधी होती हैं, ये विशेषता होती है घासों की। अगला प्रश्न है बच्चों मृदा pH में परिवर्तन करने वाले अम्ल उत्पादक कारकों के उदाहरण हैं। CO2,
H2SO4, HNO3, तो इसका आंसर है सभी। यानी ये सारे के सारे जो होते हैं वो अम्ल उत्पादक कारक की तरह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, पोटैटो स्कैब रोग किस प्रकार की मृदा में अधिक फैलता है? तो इसका आंसर है उदासीन व क्षारीय मृदा में ये अधिक फैलता है। अगला प्रश्न बच्चों, सामान्य पौधों और फसलों के लिए उचित पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर है बी बच्चों, 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें इसका। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा पीएच मान। अब पौधों की बात आई है तो पौधों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न बच्चों, अम्लीय मृदा में कौन से आयन की प्रधानता होती है? तो अम्लीय की बात कर रहे हैं तो एच आयन की प्रधानता उसमें सर्वाधिक होती है। प्रश्न नंबर 46, KW का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कितना होता है? तो इसका मान होता है बच्चों 1 × 10⁻⁻14। इसका आंसर बी है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 47, किसी मृदा का पीएच होता है, यानी पीएच मान जो होता है किसके बराबर होता है? इसका आंसर है बच्चों सी आंसर होगा कि pH बराबर -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक जो होता है वो pH के बराबर होता है। सी आंसर है इसका बच्चों। प्रश्न नंबर 48, pH स्केल में कौन सा मान सक्रिय अम्लीयता की अधिकतम सीमा को प्रदर्शित करता है? यानी 0। अगर pH का मान 0 है तो इसका मतलब वो सबसे अधिक अम्लीय है। ठीक है बच्चों, यानी जितना pH का मान कम होगा अम्लीयता उतनी ही अधिक होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 49, जिन मृदाओं में सोडियम की मात्रा अधिक होती है वे होती हैं कौन सी प्रकृति की? क्षारीय प्रकृति की। यानी जितना सोडियम की मात्रा अधिक होगी मृदा पर उतना ही वो क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, कितने प्रतिशत बेस संतृप्त पर मृदा सबसे अधिक प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर है 50% बेस संतृप्त पर मृदा हमेशा सबसे अधिक प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 51, विच्छेदन से उत्पन्न CO2 पानी से क्रिया करके क्या बनाती है? ये बनाती है कार्बोनिक अम्ल, जिसका सूत्र है H2CO3। ये आंसर है इसका बच्चों। अगला प्रश्न है, नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने से अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? नम प्रदेश जो होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है तो वहाँ बच्चों क्या होता है? अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वो लीचिंग द्वारा ज़मीन में भूमि में नीचे चले जाते हैं, जिससे ऊपर जो होते हैं अम्लीय पदार्थ रह जाते हैं। इससे अम्लीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। आंसर बी है इसका। अगला प्रश्न है, शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में जहाँ वर्षा बहुत कम होती है वहाँ pH कितना होगा? तो वहाँ pH ज़्यादा होगा, यानी वहाँ क्षारीयता अधिक होगी, क्योंकि क्षारीय पदार्थ लीचिंग द्वारा नीचे नहीं जा पाते। इससे pH मान जो होता है उनका अधिक होता है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 54, कार्बनिक पदार्थों में विघटन से मृदा में अम्लीयता प्रभावित होती है, यानी अम्लीयता बढ़ती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का जब विघटन होता है तो CO2 गैस निकलती है जो जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना देती है, यानी H2CO3 बना देती है। इससे अम्लीयता बढ़ जाती है। इसका ध्यान रखें बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, मृदा pH के कौन से गुणों को सर्वाधिक प्रभावित करता है? यानी मृदा जो होती है, मृदा pH जो होता है मृदा के कौन से गुण को सबसे अधिक प्रभावित करता है? रासायनिक गुणों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है बच्चों 56, मृदा की भौतिक दशा किस अवस्था में खराब हो जाती है? यानी जब मृदा क्षारीय अवस्था में पाई जाती है तो मृदा की भौतिक दशा जो होती है वो सबसे अधिक खराब होती है। अगला प्रश्न है, फिंगर एंड टो रोग अधिक अम्लीयता के कारण कौन सी प्रजाति पौधों में अधिक होता है? कौन सी प्रजाति के पौधों में ये रोग अधिक होता है? ये होता है क्रूसीफरी पौधों में सबसे अधिक फैलता है फिंगर एंड टो रोग। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें प्रिंट थोड़ा साफ नहीं है, फिर भी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। 58 प्रश्न है, लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। इसका आंसर है शुष्क जलवायु में। मैं इसमें पढ़ता जा रहा हूँ बच्चों, आपको ध्यान चल जाएगा, इसको पता चल जाएगा। शुष्क जो होती है जलवायु उसमें लवणीय और क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न 59, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बच्चों बी, करनाल में। अगला प्रश्न है बच्चों,
राजस्थान में लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर ए है बच्चों 3.74 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है जहाँ पर लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अम्लीय मृदाओं का सुधार होता है किनके द्वारा? ये सारे मृदा सुधारक दिए हुए हैं, तो इसमें आंसर है चूना पदार्थ द्वारा, यानी चूना युक्त जो पदार्थ होते हैं उनसे अम्लीय मृदाओं का सुधार किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है कितने प्रतिशत होता है? ये है 23.2%, आंसर ए है इसका बच्चों। अगला प्रश्न है, पाइराइट का सूत्र है निम्न में से कौन सा सूत्र पाइराइट का है? तो ये Fe(S2) जो होता है वो पाइराइट का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम जानते हैं बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाइराइट कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है सीकर में पाया जाता है पाइराइट राजस्थान में। प्रश्न नंबर 66, क्षारीय मृदाओं का सुधार होता है, तो ये मृदा सुधारक हैं जिप्सम द्वारा, फास्फोजिप्सम द्वारा, पाइराइट द्वारा या सभी द्वारा? तो इसका आंसर है सभी, यानी ये सारे के सारे जो हैं क्षारीय मृदाओं को सुधारने में काम में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अम्लीय मृदा के सुधार हेतु चूना किस रूप में काम में लिया जा सकता है? तो बुझे हुए चूने के रूप में, मार्ल के रूप में, डोलोमाइट के रूप में या उपरोक्त सभी? तो आंसर इसका डी है बच्चों, उपरोक्त सभी रूप में चूना युक्त पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, लवणीय मृदा की विद्युत चालकता डेसी साइमन प्रति मीटर होती है कितनी होगी? इसका आंसर है 4 से कम होनी, या ये क्या है 4 से अधिक होती है, यानी मृदा की विद्युत चालकता ईसी का मान जो है वो 4 से अधिक होता है जब वो लवणीय मृदा होती है। अगला प्रश्न है बच्चों 69, द्रव SO2 जल से क्रिया करके क्या बनाता है? तो ये सल्फ्यूरस अम्ल बना देता है, यानी H2SO3 बना देता है, जो वापस क्रिया करके SO2 से H2SO4 में बाद में बदल जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, किससे ज्ञात होता है कि मिट्टी और पानी में घुलनशील लवण की सांद्रता कितनी है? तो ये मापा जाता है बच्चों ईसी द्वारा, ठीक है ना, विद्युत चालकता द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि मिट्टी और पानी में घुलनशील लवण की कितनी मात्रा उपस्थित है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 तक के, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी रिक्वेस्ट पर बनाए गए हैं। आगे का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम अगले जो चैप्टर हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे। तो आपको अगर ये यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और अगला जो पार्ट है उसको देखें और इन जो प्रश्नों की है प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनमें से 100% बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। थैंक यू।